हॉरर स्टोरीज इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जाकर हमारी दूसरी कहानियाँ ज़रूर देखें और सुनें। आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप का नंबर है और इंस्टाग्राम का लिंक है। अगर आप में से कोई हमें अपनी कहानियाँ भेजना चाहता है तो उस लिंक पर क्लिक करके हमें अपनी कहानियाँ भेज सकता है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसे ऐप के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे घर पे ही बैठकर खेलकर आप लोग रोज़ के 2000 रुपये कमा सकते हो। इस ऐप का नाम है रमी नोबल। इस पे रजिस्टर करते ही आपको मिलते हैं 41 रुपीज़। अब हम करते हैं 100 रुपीज़ का रिचार्ज और फिर हम गेम खेलते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, ओ नो, मैं 10 रुपया हार गया। लेकिन इसके बाद अब मैं खेलूँगा 30 रुपीज़ लगा के। यहाँ पर आप जितना चाहो उतना इन्वेस्ट करो। ये देखो, मैं जीत गया। अब मैं दोबारा इस पर पैसे लगाऊंगा। ओह शिट, मैं हार गया। अब मैं 3x बेट प्रेडिक्शन यूज करके फिर से गेम खेलता हूँ। इस बार मैं जीत गया। और ये देखो, आज मैं इतने पैसे जीत गया। इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि इसमें विड्रॉवल भी कितना आसान है। अब आप लोग भी जाकर डाउनलोड कीजिए, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट में पिन मिल जाएगा। दोस्तों, हमारी ये कहानी नीलम की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मैं ओडिशा की रहने वाली हूँ। जो घटना आप लोगों को बताने जा रही हूँ, ये घटना मैंने अपने पापा से सुनी थी। मेरे पापा भी ओडिशा के ही है, लेकिन अभी जिस जगह पर हम लोग रहते हैं उस जगह से हमारा गांव 400-450 किलोमीटर की दूरी पर था। हमारे गांव में पापा बताते हैं कि जब वो लोग छोटे हुआ करते थे तब उस समय गांव में एक घर में एक घटना घटी थी, जिसके बाद सुबह में उस फैमिली में से 2 आदमी वो मरे पड़े मिले और उनकी जो 2 पत्नियां थी वो दोनों भी कहीं पर दिखाई नहीं दे रही थी। बहुत छानबीन के बाद भी कुछ पता नहीं चला और देखते ही देखते बीतते समय के साथ ये बात लोग भूल गए। लेकिन 3 से 4 महीने हो जाने के बाद अब गांव में कुछ अजीब सी घटनाएं शुरू हो गई। जैसा कि रात के समय कोई अगर अपने घर से निकलता तो उसे उस घर के पास से गुजरने में कुछ आवाज़ें सुनाई देती और यूं लगता कि कोई चीख चीख कर मदद मांग रहा है। एक आदमी गांव का ऐसा था जिसने जब वो आवाज़ें सुनी तो उसने अपने दोस्त से कहा कि हमें चलकर देखना चाहिए उस घर में क्या है। उसके दोस्त ने मना किया, फिर भी वो चला गया और अपने दोस्त को कहा कि तू घर के बाहर ही रुकना, मैं अंदर जाकर देख कर आता हूँ। जब वो आदमी अंदर गया तो वो दोबारा बाहर ही नहीं आया। उसके दोस्त ने ये बात सभी गांव वालों को बताई। गांव वालों ने अगले दिन सुबह में जब उस घर के अंदर जाकर देखा तो उसकी डेड बॉडी मिली, जो कि पूरी तरह से सड़ी हुई थी। बदन पर कई सारे घाव के निशान थे। हाथ पैर में ऐसा लग रहा था कि जंजीरों को बांध कर मारा गया है। उसकी पीठ पर और सामने शरीर पर कई सारे चाकू घोंपने के भी निशान थे। यही नहीं, उसका जो चेहरा था वो बुरी तरह से पिचका दिया गया था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने बड़े से पत्थर को लेकर उसके चेहरे पर मार कर उसके चेहरे को खराब कर दिया है। उसके जो दोनों पैर थे, उन पैरों की उंगलियां नहीं थी, वो कट चुकी थी और वहीं पर बिखरी पड़ी थी। ये देखने के बाद कुछ लोग तो गांव के वहीं पर वॉमिट करने लगे। उनमें से कुछ तो बेहोश हो गए और जो नहीं देख सकते थे वो वहां से तुरंत ही भाग निकले। ये घटना ने गांव में सभी लोगों को डरा कर रख दिया था। गांव में जो उस समय मुखिया था उसने उस घर को ताला लगवा दिया। कहने लगा कि अब इस घर में कभी कोई नहीं आएगा और ना ही तो कभी कोई जानने की कोशिश करेगा। कई सारे लोगों के मन में यही सवाल उठ रहा था कि हो ना हो ये उन्हीं 2 आदमियों की आत्माएं हैं जो अब शायद गांव के लोगों को परेशान कर रही है या उन्हें मारना चाहती है। लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। कई सारे गांव के ऐसे भी लोग थे जो इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए कई सारे तांत्रिक, पंडित, पुजारी लोगों को बुलाए। कुछ लोगों ने मौलाना को भी बुलाया, लेकिन कोई फर्क नहीं था। अगर कोई भी उस घर के पास भी जाता
तो अंदर से ऐसी डरावनी आवाज़ें आती जिसके बाद वो आदमी वहीं से डर के मारे कांपने लगता और भाग जाता। यही बात कई दिनों तक चली। जो मेरे पिताजी थे उनके एक फ्रेंड थे जो कि कोलकाता में रहते थे। उन्होंने अपने दोस्त को मिलकर ये सारी बात बताई। उनके दोस्त ने कहा कि जो मेरे गुरुजी है शायद वो इस इशू में तुम लोगों की हेल्प ज़रूर करेंगे। मेरे पिताजी ने कहा कि एक बार मुझे उनसे मिला दे, मैं उनसे चलकर बात करता हूँ। मेरे पिताजी अपने दोस्त के साथ उनके गुरु के पास गए और जाकर उन्हें सारी बात विस्तार में बताई। गुरुजी ने कहा कि ठीक है, उसलिए मुझे तुम्हारे साथ तुम्हारे गांव आना पड़ेगा। पापा ने कहा कि आप मेरे साथ चलिए। 2 दिन के बाद वो लोग वहाँ से निकलकर ओडिशा, जहाँ पर पापा रहते थे, वहीं पर पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद उन लोगों ने पहले तो घर को दिन के समय अच्छे से देखा। देखने के बाद गुरुजी ने बताया कि शायद उस आत्मा का सामना रात में ही करना ठीक होगा, क्योंकि दिन के समय हो सकता है कि वो घर में ही ना हो। मेरे पिताजी ने कहा कि घर को तो हमेशा ताला लगा होता है। गुरुजी ने कहा कि आत्माओं को आने जाने के लिए दरवाजे खिड़की की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो कभी भी कहीं से भी आ जा सकती है। गांव के लोगों के अब मन में एक उम्मीद जागी थी। गुरुजी ने जब रात के समय उस घर में प्रवेश करने का सोचा तो जैसे ही घर के बाहर वो पहुंचे कि उस घर में से आवाज़ें आना शुरू हो गई। आवाज़ें काफ़ी ज़्यादा डरावनी और खूंखार थी। ऐसा लग रहा था कि अगर गुरुजी उस घर के अंदर गए तो वो आत्माएं उन्हें तभी के तभी जान से मार देगी। गुरुजी ने वहीं पर खड़े होकर कुछ पानी पर फूका और वो पानी को दरवाजे पर फेंका, जिसके बाद अंदर से और ज़्यादा गुस्से वाली आवाज़ आने लगी। ऐसा लगने लगा कि कई सारे जंगली जानवर एक साथ अंदर गुर्रा रहे हैं। घर के बाहर एक छोटा सा वहाँ पर लालटेन रखा गया था रोशनी के लिए, और एकदम से वो लालटेन बुझ गया। वो घर के बाहर भी बिल्कुल अंधेरा छा गया था। गुरुजी के साथ में मेरे पिताजी और उनके दोस्त, ये दोनों ही थे, और गांव के 2 आदमी भी थे। जब उन लोगों ने ऐसा देखा तो वो गांव के 2 आदमी वहां से पीछे भागकर अपने घर पर चले गए, लेकिन वो तीनों वहीं पर डटे रहे। फिर गुरुजी ने पिताजी से कहा कि आज शायद उन आत्माओं को अपने वश में करना या भगा देना ये संभव नहीं है। मुझे 2-3 दिन का समय लगेगा। अब वो वापस कोलकाता तो नहीं जा सकते थे, इसीलिए उन्होंने हमारे ही घर में रुकने का ठीक समझा और वो हमारे घर में आ गए। पिताजी बताते हैं कि मैं पूरा दिन तो अपने काम में रहता और गुरुजी भी आराम से ही रहते, लेकिन जैसे ही सूरज डूबता वो कुछ पढ़ाई करने लगते। शायद वो तंत्र मंत्र की कुछ क्रियाएं थी जो कि वो करने लगते। पिताजी इस बात से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। फिर पिताजी ने एक दिन जाकर गुरुजी से पूछा कि आप ये रोज़ाना रात के समय यहाँ पर कुछ क्रिया करते हैं शायद, लेकिन उससे क्या समाधान मिलेगा? गुरुजी ने कहा कि हाँ, बस कुछ समय और, क्योंकि अब 2-3 दिन भी बीत चुके थे। और वो गुरुजी आगे भी कुछ दिन वहाँ पर रुककर, शायद 7 दिन रुककर वो क्रिया करने लगे। फिर एक रात जब गांव के सभी लोग सो गए, रात के कुछ 12-1 बज रहे होंगे, कि उन्होंने पिताजी से कहा कि अब हमें उसी घर पर चलना है। पिताजी ने कहा इतनी रात में, वो भी ये समय, हमारी जान को खतरा हो सकता है। उन्होंने पिताजी को समझाया कि घबराने की कोई बात नहीं, मैं हूँ तुम लोगों के साथ, और वैसे भी तुम लोगों को अंदर आने की भी कोई ज़रूरत नहीं। पिताजी बताते हैं कि हम तीनों ही लोग साथ में चले गए। हम लोगों ने गांव का जो मुखिया था उससे बात कर रखी थी, तो हम लोगों ने उस ताले को खोला। गुरुजी उस घर में प्रवेश कर गए। हम दोनों बाहर ही खड़े थे। अंदर से बहुत आवाज़ें आने लगी। 1 घंटे के बाद वो आवाज़ों का आना बंद हो गया। हम सब घबरा गए कि क्या हो गया। जब अंदर जाकर देखा तो गुरुजी बेहोश पड़े थे, लेकिन उन्हें कहीं पर भी कोई घाव नहीं था। गुरुजी ने पहले से ही हम लोगों को बता कर रखा था कि अगर इतने समय में मैं बाहर ना आऊँ तो तुम लोग अंदर आ जाना, और इसी के साथ उन्होंने हम लोगों को एक धागा दिया था पहनने के लिए। कहने लगे थे कि ये धागा तुम लोगों की उस आत्माओं से रक्षा करेगा। और उसके बाद जब हम लोग अंदर गए तो हम लोगों ने गुरुजी को लिया और गुरुजी को उठाकर हम वापस बाहर लेकर आए,
और फिर उन्हें उठाकर घर पर लाने लगे कि बीच रास्ते में ही उन्हें होश आया। गुरुजी ने पहला सवाल ये किया कि मेरे पास एक मटका था, वो कहाँ है? हमने कहा वो तो घर के अंदर ही है, उसे लिए नहीं हम लोगों ने। गुरुजी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए, कहने लगे कि चलो पहले वो मटके को ले आते हैं। हम लोग जब दोबारा उस घर में पहुंचे तो हमने देखा कि वो मटका तो फूट चुका था और अब उस घर में से फिर से वो आवाज़ें आना शुरू हो गई। गुरुजी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गए, कहने लगे कि मैंने वो दोनों आत्माओं को इसमें कैद कर लिया था, लेकिन तुम लोगों की बेवकूफ़ी की वजह से वो दोनों आत्मा फिर से इस मटके से निकल गई। उसके बाद गुरुजी हम लोगों को चिल्लाते हुए घर पर ले आए। कहने लगी अब मुझे 11 दिन तक वही तंत्र मंत्र की क्रिया करनी पड़ेगी। उसके बाद जब 11 दिन हुए तब गुरुजी ने कहा कि आज तुम दोनों भी मेरे साथ अंदर चलोगे। हम डर तो रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं मन में विश्वास था कि गुरुजी है तो हमें कुछ नहीं होगा। जब हम उस घर के अंदर गए तो गुरुजी जहाँ पर बैठे थे वो कहने लगे कि तुम लोग पीछे की ओर फेस करके बैठो, यानी कि पीठ से पीठ को लगा कर बैठो। शायद वो इसलिए होगा कि हम लोग कुछ देख ना सके, और देखते तो डर जाते। कुछ आवाज़ें बहुत ज़्यादा आने लगी। आवाज़ें बहुत डरावनी थी और कान में चुभ रही थी। मैं तो अपने दोनों कान को बंद करके बैठा हुआ था। 10 मिनट के बाद गुरुजी ने उसी मटके के ऊपर एक कपड़ा डाला और उसे धागे से बांध दिया। फिर कहने लगे कि दोनों आत्माएं इसमें कैद हो चुकी हैं और आप लोगों का शक बिल्कुल सही था। ये वही दोनों आदमियों की आत्मा है जिनकी पत्नियां उन्हें मार कर चले गई थी। मैंने कहा कि गुरुजी ये बात सच है कि उन दोनों का मर्डर उनकी पत्नियों ने किया था? वो कहने लगे कि हाँ, ये बात सच है, लेकिन वो कहाँ गई ये मैं नहीं जानता। फिर बाद में उस मटके को लेकर गुरुजी कहने लगे कि इसे क्या करना है वो मैं जानता हूँ। फिर वो कहने लगे कि अब मुझे मेरे घर जाना है, और उसके बाद वो मटका लेकर वहाँ से चले गए। जब जा रहे थे तो उन्होंने कहा था कि अब कोई भी तुम लोगों को टेंशन की बात नहीं है, मैं यहाँ से जाकर जो मुझे करना है वो मैं कर दूंगा, लेकिन वचन देकर जाता हूँ कि ये आत्माएं दोबारा तुम लोगों को परेशान नहीं करेगी। उसके बाद वैसे ही हुआ। फिर कुछ सालों के बाद वो घर को तोड़कर जिसने भी खरीदा था उसने नया और बड़ा घर बना दिया। तो दोस्तों, ये थी नीलम जी की कहानी। अब बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी प्रदीप की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम प्रदीप है। आज जो घटना मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये घटना 2011 की है। हमारे गांव में जो स्कूल हुआ करता था, मैं वहाँ का चौकीदार था। मैं नाइट शिफ्ट में काम करता था। वैसे तो स्कूल में चोरी करने के लिए कुछ होता ही नहीं है, तो मैं हमेशा रात के समय 12 बजे से लेकर 3-4 बजे तक अपनी खाट पर सो जाया करता था। वहाँ पास में ही आग जलाता था और सुकून से सोता था। उस स्कूल के आसपास बिल्कुल घनी झाड़ियाँ और बड़े बड़े पेड़ हुआ करते थे। उस समय हमारा गांव ज़्यादा डेवलप तो नहीं था, इसी वजह से रात के समय बिल्कुल भी वहाँ पर कोई आदमी नहीं दिखता था। आदमी छोड़ो, कोई जानवर तक नहीं दिखता था। मैं एक रात वहाँ पर जब सो रहा था, तब मुझे कुछ आवाज़ें आने लगी उसी जंगली झाड़ियों में से। वो आवाज़ें भी बहुत अजीब सी थी। ऐसा लग रहा था कि जैसा कि कोई पायल की आवाज़ है, और वो आवाज़ बढ़ते ही जा रही थी। यूँ लग रहा था कि वो आवाज़ धीरे धीरे मेरे पास आ रही है। मैं नींद से एकदम से उठा और अपने आस पास देखने लगा। जब गौर से वो आवाज़ की ओर मैंने अपना ध्यान लगाया तो यूँ समझ में आया कि आवाज़ तो बढ़ते जा रही है और सामने की झाड़ियाँ वो भी हिल रही है, जैसा कि उस झाड़ियों में कोई है जो मुझे छुप छुप कर देख रहा है, या फिर वो चाहता है कि मैं उसके पास जाऊं। मैं अपनी खाट से उठा और उस झाड़ियों की तरफ गया। वहां जाकर मैंने झाड़ी हटाकर देखा तो मुझे कुछ भी नहीं दिखा। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। मुझे ऐसा लगा कि शायद नींद में कोई सपना देखा रहूँगा, या फिर ये मेरा वहम हो सकता है, और हो भी सकता है कि अगर वहाँ कोई हो तो वो चला गया होगा। मैं इतना मन को ही समझाकर जैसे ही पलटकर अपनी खाट पर आया, तब मैंने दोबारा वही आवाज़ें सुनी। इस बार भी वो आवाज़ ऐसी ही आ रही थी।
जैसा कि कोई धीरे धीरे आगे चलते हुए मेरे पास आ रहा है। अब वो आवाज़ का आना इतना ज़्यादा हो गया था कि ऐसा लग रहा था वो जो कोई भी है वो मेरी खाट के ही पास घूमकर वो आवाज़ें कर रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि अचानक से मैंने एक और आवाज़ सुनी। वो आवाज़ ऐसी थी जैसे कि किसी ने मेरे कान में कुछ खुसफुसाया हो, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि उसने क्या बोला। और एक बार को यूँ लगा कि एक हवा का झोंका मेरे में से होकर निकला या मेरे सामने से बहुत तेज़ी से वो कहीं निकला। मैं इसे देखकर काफ़ी ज़्यादा डर गया और 4-5 सेकंड के लिए तो मुझे चक्कर ही आ गया। जैसा होता है एकदम ब्लैकआउट हो गया था मैं अब ये सोचने लगा कि ये सब मेरा वहम नहीं हो सकता है। शायद मैं सच में कुछ चीज़ें हैं जो महसूस कर पा रहा हूँ, भले देख नहीं रहा तो क्या है। तभी मैंने वो जलती हुई आग में से एक लकड़ी उठाई और स्कूल के चारों ओर घूम कर आया, लेकिन कहीं पर भी मुझे कुछ भी नहीं दिखा। मैं फिर से अपनी खाट पर आकर लेट गया और अब मैं आंखें खुला रखकर ही लेटा हुआ था और आसमान की ओर देख रहा था। फिर अचानक से एक जोर की हवा चली, जिसके बाद वो जलती हुई आग पूरी बुझ गई और आसपास बिल्कुल अंधेरा हो गया। मैं उठकर उस आग को दोबारा जलाने की कोशिश किया। आप में से कई सारे लोग जानते होंगे कि जब आग लकड़ियों को पकड़ लेती है तब वो एकदम आसानी से नहीं बुझती, लेकिन वो आग कैसे बुझ गई थी ये मुझे कभी समझ में ही नहीं आया। मैं वहीं पर दोबारा से आग को जलाने की कोशिश किया और अगले 2-3 मिनट में ही वो आग फिर से जल गई। मैं उस आग के पास और करीब आकर अपनी खाट को डालकर वहां लेटा था। दोबारा वैसे ही हवा चली और वो आग बुझ गई। ऐसा लग रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति है जो उस आग को बार बार बुझा रही है। जब मैंने उठकर अपने आसपास देखा तो स्कूल का जो मेन गेट था उससे लगभग 20 से 30 मीटर की दूरी पर मुझे एक काली परछाई दिखाई दी, जिसके पैर बिल्कुल साफ दिख रहे थे, लेकिन पैर के ऊपर का जो बाकी शरीर था वो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। उसके पैर पर कुछ लगा हुआ था, शायद संकली थी या हो सकता है कुछ लोखंड की चीज बंधी हुई थी, जिसकी वजह से वो वहां से आगे नहीं आ पा रहा था। मुझे ऐसा क्यों दिख रहा था ये मैं भी नहीं जानता। मैं वहीं से उठा और उठकर चिल्लाने लगा, कोई है क्या वहां पर? आप कौन हो? लेकिन किसी का कोई जवाब नहीं आया। मैं वहीं पर खड़े होकर चिल्लाया, लेकिन जब जवाब नहीं आया तो मैं अपनी खाट के पास आकर फिर से वो जलती हुई आग को जलाने लगा और जलाकर उसमें से एक लकड़ी उठाया, दोबारा उसी परछाई या उस साए की ओर आगे बढ़ा। जैसे ही मैं उस साए के पास गया तब मैंने देखा कि वो साया कहीं गायब सा हो गया। अब वहां पर कुछ नहीं था। मैं ये देखकर और परेशान रह गया। दोबारा मैं अपनी खाट के पास आकर लेटा कि जब मैं लेटा और मैंने नज़रें अपने ऊपर आसमान की ओर की तब मैंने देखा कि स्कूल की छत के ऊपर कोई टहलता हुआ नजर आ रहा है। मैंने ये देखकर दोबारा से आवाज लगाई, कौन है वहां? आपको क्या चाहिए? लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं आया। बस वो जो कोई भी था वो एक औरत थी जिसके लंबे बालों से समझ में आ रहा था और वो एक जगह से दूसरी जगह टहल रही थी। मैं 1 मिनट पहले तो ये सोचने लगा कि इतनी रात में जब स्कूल का गेट बंद है तो कोई अंदर गया कैसे, और अंदर गया तो ऊपर चढ़ा कैसे। मैं एकदम से स्कूल के गेट के पास गया जो मेन गेट होता है और वहां पर खड़े होकर आवाज लगाया। शायद इस बार उसने आवाज सुन ली और उसका टहलना एकदम से बंद हो गया। फिर वो नीचे की ओर देखी, यानी मेरी ओर। उसकी आंखें काफी ज्यादा बड़ी और नीली और पीली रंग की दिखाई दे रही थी। बाकी तो उसका पूरा शरीर काला दिखाई दे रहा था, जैसे कि काले धुएं का उसका शरीर बना हो, और वो वैसे ही हवा में उड़ने लगी। और उसके बाद वो जो छत की दीवार होती है, बाउंड्री वॉल, उस पर खड़ी हो गई। उसके बाद वो उसी दीवार से नीचे आने लगी, यानी दीवार पर चलकर वो नीचे आ रही थी। ये देखकर तो मानो
मेरे शरीर में दौड़ता हुआ खून ठंडा पड़ गया था और मैं एकदम सुन्न हो गया था। समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। अगले ही 2 मिनट के बाद वो बिल्कुल मेरे सामने खड़ी थी। मैं चाहकर भी वहाँ से अपने कदमों को हिला नहीं पा रहा था, जैसा मानो मेरे कदम बर्फ़ के बन गए थे। वो वहाँ से हिलना ही नहीं चाहते थे। वो सामने आकर खड़ी तो हो गई थी, बहुत ज़्यादा डरावनी लग रही थी और उसकी हाइट लगभग 6 से 7 फीट की होगी। फिर उसने उसी आग की ओर देखा और मेरे सामने खड़े होकर उसने इतनी दूरी से फूंक मारा। फिर भी वो आग पूरी बुझ गई और दोबारा अंधेरा छा गया। उस अंधेरे में वो काले रंग का साया भी कहीं गायब हो गया। मैं ये देखकर तो बहुत ज़्यादा डर गया था। मैं तुरंत वहाँ से भागता हुआ जो बाहर का गेट होता है स्कूल का, वहाँ तक आया और फिर वहाँ से अपना जो सामान था वो उठाकर अपने घर की ओर भागने लगा। लेकिन जैसे ही मैंने सामान उठाया कि दोबारा वो मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। शायद वो नहीं चाहती थी कि मैं वहाँ से भागकर कहीं जाऊँ। फिर उसने मेरी खाट की ओर देखा और खाट को इशारा करके उसने हवा में उड़ा दिया। वो जो मेरी खटिया थी वो मेरे ही ऊपर आकर गिरी, जिसके बाद मैं भी ज़मीन पर गिर गया। मेरे सर पर चोट भी आई और मेरे सर से खून जाने लगा। वो चुड़ैल ये सब दूर खड़ी होकर देख रही थी। फिर मैंने देखा कि उसने धीरे से मुस्कुराना शुरू किया। जैसे जैसे उसके होंठ हटते जा रहे थे उसके दांतों पर से, वैसे वैसे उसके दांत उसके मुंह के अंदर से बाहर आ रहे थे। वो काफ़ी ज़्यादा नोकीले और बड़े थे। उसकी हंसी देखकर तो यूँ लग रहा था जैसा कि आज वो मुझे कच्चा चबा कर खा जाएगी। मैं वहाँ पर लेटे हुए क्या करता ये सोच रहा था कि वो दोबारा एक हवा के झोंके की स्पीड के साथ मेरे सामने आई और आकर वो खड़ी हो गई। मैंने वो खाट को हटाया और बहुत मुश्किल से खुद को संभालते हुए खड़ा हुआ। फिर मैं हाथ जोड़कर उससे माफ़ी मांगने लगा कि मुझे माफ़ कर दे, मुझे जाने दे। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? अगर तू चाहती है कि मैं यहाँ से चला जाऊँ और दोबारा कभी भी तेरे रास्ते में ना आऊँ, तो बस मुझे एक इशारा कर दे, क्योंकि वो कुछ कह ही नहीं रही थी। इसके बाद उसने उस बुझी हुई लकड़ियों की ओर इशारा किया और वो सारी लकड़ियाँ एक एक करके उड़ उड़ कर आकर मुझे लगने लगी। मेरे शरीर पर कई जगह पर जलने के घाव भी आ गए थे। मैं जान चुका था कि ये तो मुझे आज छोड़ेगी नहीं। पता नहीं कैसे, लेकिन मुझे भगवान का नाम याद आ गया और मैं भगवान का नाम जपना शुरू किया। मैं ज़ोर ज़ोर से भगवान का नाम ले रहा था और वो चुड़ैल मेरे करीब नहीं आ पा रही थी। बस फिर क्या था, भगवान का ही नाम जपते जपते मैं वहाँ से निकल पड़ा और अपने घर पर आकर रुका। उस दिन के बाद से मैं दोबारा उस स्कूल की नाइट ड्यूटी के लिए कभी नहीं गया। तो दोस्तों, ये थी प्रदीप की कहानी। बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी राज की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, ये घटना मुझे मेरे पापा ने बताई थी जब वो रेलवे में काम किया करते थे। मेरे पापा रेलवे में एक कर्मचारी थे और कुछ समय के बाद उनकी जब नाइट ड्यूटी वहाँ पर लगी, वो स्टेशन बड़ा सुनसान सा था। हमारे गांव से काफ़ी दूर था वो भी दरअसल एक गांव ही था। उस स्टेशन पर मुश्किल से दिन में 4 या 5 ट्रेन रुकती थी और रात के समय तो कुछ नहीं था वहाँ पर। फिर भी मेरे पापा को वहाँ पर नाइट ड्यूटी किस वजह से मिली थी वो मुझे नहीं पता। मेरे पापा बताते हैं कि जब नाइट ड्यूटी का मेरा पहला दिन वहाँ पर था तो कुछ 7:30 या 8 बजे शाम में मैं वहाँ पर पहुँच चुका था। मॉर्निंग में 8 बजे तक मुझे काम करना था वहाँ पर। मैं वहाँ पर पहुँचने के बाद पहले तो बहुत आराम से बैठा। रात में एक 9:30 की ट्रेन थी। वो ट्रेन जाने के बाद मैं अपने रूम में आया, जहाँ पर उन लोगों को बैठने के लिए या लेटने के लिए जो अलॉट किया गया था, और वहाँ बैठकर खाना खाने लगा। 10:30 बजे के आसपास मैं उस प्लेटफॉर्म पर बाहर निकलकर टहलने लगा। प्लेटफॉर्म बिल्कुल सुनसान था, आस पास कोई नहीं था। उस पूरे रेलवे स्टेशन पर मेरे पापा बताते हैं कि मेरे अलावा शायद ही वहाँ पर कोई होगा। कुछ समय के बाद उन्हें ऐसा लगने लगा
जैसा जहाँ पर प्लेटफॉर्म ख़त्म होता है वहाँ पर कोई खड़ा है और उन्हें दोनों हाथों से इशारा करके अपनी ओर बुला रहा है। मेरे पापा बताते हैं कि पहले तो कई समय तक मैं उसे देखते रहा। मुझे ऐसा लग रहा था कि जो मैं देख रहा हूँ वो सच है क्या, क्योंकि वो नॉर्मल इंसान नहीं दिख रहा था। जैसा हवाएं तेज चलती है तो हवा के साथ साथ उसका शरीर भी आगे पीछे हिलता हुआ नजर आ रहा था। मेरे पापा बताते हैं मुझे एक बार को यूं भी लगा कि ये मेरा वहम है या नज़रों का धोखा है, जो मैं देख रहा हूँ ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन जब पापा ने कई देर तक वहाँ पर नज़रें को गड़ाए रखी, तब ये समझ में आया कि वहाँ सच में कोई है जो पापा को इशारा करके अपने पास बुला रहा है। पापा उस प्लेटफॉर्म पर चलते चलते वहाँ तक जब पहुँचे तो उन्होंने ये चीज़ देखी कि जैसा जैसा वो उसके करीब जा रहे थे वैसा वैसा वही इंसान उनसे उतना ही दूर जा रहा था। शुरू में वो प्लेटफॉर्म के एंडिंग वाले पार्ट पर दिखा था, लेकिन अब जहाँ पर प्लेटफॉर्म ख़त्म हो जाता है उससे कई आगे या यूं कहिए कि कहीं दूर वो दिखाई दे रहा था। पापा ने प्लेटफॉर्म को छोड़कर जाना ठीक नहीं समझा, इसीलिए वो दोबारा पीछे मुड़े कि मैं अपने काम पर ध्यान देता हूँ और प्लेटफॉर्म पर दोबारा लौट जाता हूँ। जब पापा दोबारा मुड़कर आगे बढ़ने लगे तब ऐसा लगा कि धीमे से किसी ने पापा के कान में आकर उनकी का नाम लेकर उन्हें पुकारा हो। पापा के कदम एकदम से जम गए और वो तुरंत दोबारा पीछे मुड़कर देखे तो उन्होंने देखा कि जो इंसान काफी दूर था वो कुछ करीब दिख रहा है और वो पापा को इशारा करके अपनी ही ओर बुला रहा है। मेरे पापा ने सोचा कि जाना वहां पर ठीक नहीं होगा, और मेरे पापा भूत प्रेत जैसी चीज़ों पर विश्वास करते थे क्योंकि उनके गांव में भी कई सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे जिन्होंने ये बात पापा को प्रूफ कर दी थी कि भूत प्रेत होते हैं। कुछ लोग इसमें मानते थे लेकिन कुछ नहीं। पापा का एक बार का ये भी कहना था कि मैंने खुद एक बार छलावे को देखा है। पापा को उस समय भी यूं ही लगने लगा कि ये शायद कोई आत्मा होगी या भूत होगा जो मुझे परेशान कर रहा है। वैसे भी कहा जाता है कि रेलवे ट्रैक्स के पास अक्सर ही ऐसी आत्माएं देखने को मिलती है या महसूस लोग कर ही लेते हैं। जो लोग ट्रेन की पटरी पर कट कर मर जाते हैं या फिर सुसाइड कर लेते हैं, उनकी आत्माएं वहीं पर मंडराती है। उसके बाद पापा ने बिल्कुल भी पीछे नहीं देखा और वो चुपचाप तेज कदमों के साथ आगे ही बढ़ने लगे। पापा जान चुके थे कि अभी यहाँ पर रुकना खतरे से खाली नहीं है। पापा कुछ दूर आगे बढ़े थे कि उन्हें ऐसा लगने लगा कि अब उन्हें किसी ने पीछे से पकड़ लिया है और वो आगे नहीं जाने दे रहा। जैसे ही पापा ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि वही आदमी है, लेकिन वो प्लेटफॉर्म के एकदम एंडिंग वाले पार्ट पर खड़ा है। लगभग अभी भी 20 से 30 कदम की दूरी होगी दोनों में। फिर भी उसने अपने हाथों को लंबा करके पापा को पकड़ रखा था। पापा का यह देखना था कि पापा ने तुरंत ही भगवान का नाम जपना शुरू किया और नाम लेते ही उसने पापा को एकदम से छोड़ दिया। पापा भागते हुए अपनी केबिन में आ गए और पूरी रात उस केबिन में डर के बिताई। अगली सुबह में जब पापा ने अपने सीनियर अधिकारियों से इस बारे में बात की तो किसी ने इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, लेकिन वहीं पर काम करने वाले कर्मचारी ने बताया कि इसी वजह से यहाँ पर कोई भी नाइट शिफ्ट नहीं लेता है। पापा ने भी वही दिन वहाँ पर अपना लेटर डाल दिया कि मुझे नाइट शिफ्ट नहीं चाहिए और अगर नाइट शिफ्ट मिलेगी तो मैं ये जॉब से रिज़ाइन दे रहा हूँ। ये लेटर मिलते ही उन लोगों ने तुरंत ही पापा की पोस्टिंग ही दूसरी जगह कर दी और पापा बताते हैं कि फिर उसके बाद वैसा इंसिडेंट मेरे साथ कभी नहीं हुआ। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी शिखा की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, ये घटना आज से कई साल पुरानी है, शायद 2004 या 5 की होगी, जब मेरी शादी के 1 साल के बाद मेरे हस्बैंड की जॉब दूसरी जगह लगी। तो हम लोग जहाँ पर रहते थे उस जगह को छोड़कर हम सभी लोग दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गए। जिस जगह पर हम शिफ्ट हुए थे वो जगह तो बहुत अच्छी थी। हमें एक रो हाउस अलॉट किया गया था। रो हाउस के आगे काफ़ी अच्छा बड़ा स्पेशियस आंगन भी था। वहाँ पर अक्सर ही
जो मेरे फादर इन लॉ थे वो शाम में बैठा करते थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि एक शाम मेरे हस्बैंड ऑफिस से आए और वो कहने लगे कि मुझे पिछले 3-4 दिन से काफ़ी ज़्यादा बेचैनी हो रही है। मैंने उनसे पूछा कि क्यों, सब कुछ ठीक तो है? मुझे एक बार को यूँ लगा कि शायद कुछ लॉस हुआ होगा उन्हें काम में, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। मैं जब भी रात के समय यहाँ पर घर पर आता हूँ या मुझे आने में लेट हो जाता है, तो मैं हमेशा पास के ब्रिज के पास एक आदमी को बैठा हुआ देखता हूँ। वो आदमी एक बड़ी सी शॉल लेकर खुद को कवर करके रखता है और जब भी मैं वहाँ से गुजरता हूँ, उसकी नज़रें मुझ पर ही टिकी होती है। ऐसा लगता है कि वो मुझसे कुछ कहना चाहता है। मैंने कई बार उसके पास रुककर पूछने की हिम्मत जुटाई, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। कई बार मुझे यूँ भी लगा कि शायद उसे मैं पैसे दे दूँ या उसे पैसे की ज़रूरत होगी। मैंने मेरे हस्बैंड से कहा, तो आप पैसे दे देते उसे। उन्होंने कहा कि नहीं, बात पैसे की नहीं थी, क्योंकि आज जब मैं रुककर उसके पास पैसे देने लगा तो उसने गुस्से में अपनी मुंडी नहीं में हिलाई और उसके बाद मुझे समझ आ गया कि इसे पैसे नहीं चाहिए। मैं वहाँ से तुरंत आगे भी बढ़ गया। समझ में नहीं आता है कि वो वहाँ पर मुझे क्यों दिखता है। मैंने मेरे हस्बैंड को समझाते हुए कहा, अरे घबराने की कोई बात नहीं, ऐसी कोई भी होगा, लेकिन वो मेरी बात को माने नहीं। अगले दिन जब वो ऑफिस से घर पर आए तो शाम के कुछ 7 बजे के आसपास वो मुझसे कहने लगे कि आज रेडी रहना, मैं तुझे आज उस आदमी को दिखाता हूँ। मैंने कहा कि ठीक है। फिर रात के करीब 10:30-11 बजे हम दोनों ही अपने घर से खाना खाने के बाद गाड़ी लेकर निकल पड़े। जब हम दोबारा अपने घर के लिए लौट रहे थे तो उसी पुल के पास वो आदमी वहाँ पर बैठा हुआ मेरे हस्बैंड को दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि देख, मैं उसी आदमी की बात करता हूँ। मैंने कहा, लेकिन मुझे तो कोई आदमी नहीं दिख रहा। उन्हें एक बार को यूँ लगा कि शायद मैं मस्ती कर रही हूँ, लेकिन मुझे सच में कुछ नहीं दिख रहा था। उन्होंने बिल्कुल बाजू में जाकर उस आदमी की गाड़ी रोकी और मुझसे चिल्लाते हुए कहा कि तुझे दिख नहीं रहा, इतना बड़ा आदमी यहाँ पे बैठा है? मैंने कहा कि नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। वो कहने लगे कि तू मेरा मजाक बना रही है। हमारी इसी बात को लेकर लड़ाई हो गई और फिर हम दोनों ही वहाँ से घर लौट आए। घर पर भी जब हम आए तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे। जो मेरी मदर इन लॉ थी, उन्होंने कहा कि क्या बात है, आप लोग का झगड़ा हुआ है? मैंने कहा कि हाँ। फिर मैंने मदर इन लॉ को सारी बात बताई। मेरे हस्बैंड दूर डाइनिंग टेबल पर बैठकर हमें ही देख रहे थे और गुस्से में कुछ नहीं कह रहे थे। मेरी मदर इन लॉ और मेरे फादर इन लॉ, उन्होंने कहा कि चल गाड़ी वापस निकाल, हम भी चलकर देखते हैं। जब गाड़ी को दोबारा उस जगह से लेकर आ रहे थे तो मेरे हस्बैंड फिर से कहने लगे कि देखो, ये आदमी की मैं बात कर रहा था। लेकिन इस बार वो आदमी सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि मेरे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ दोनों को नहीं दिखाई दे रहा था। हम तीनों यही बात कह रहे थे कि वहाँ पर कोई नहीं है। मेरे हस्बैंड को इस बात पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया। उन्होंने गाड़ी को वहाँ से तेज़ स्पीड में भगाकर घर पर ले आए हम सबको, और आने के बाद अपने कमरे में जाकर सोने चले गए। मैंने बाहर बैठे हुए मेरे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ से बात की कि क्या बात है, इन्हें क्या हुआ है। मेरे जो फादर इन लॉ थे वो कहने लगे कि इसका शायद कुछ और ही सल्यूशन है। मैं उनकी बात समझ ही नहीं पाई। अगले दिन सुबह में जब सभी लोग मेरे हस्बैंड काम पर चले गए और जो मेरे हस्बैंड के छोटे भाई थे वो भी काम पर चले गए, तब जो मेरे फादर इन लॉ थे उन्होंने कहा कि मैं आता हूँ कुछ समय में। वो भी कहीं बाहर चले गए। वैसे यूजुअली वो कहीं जाते नहीं थे, लेकिन उस दिन वो हम लोगों से कहने लगे कि अगर मुझे लेट हो जाए आने में तो घबराना नहीं। वो सीधा शाम के 5:30 बजे एक आदमी के साथ लौटे। वो आदमी दिखने में कुछ अजीब सा लग रहा था। मैंने कहा कि ये कौन है? तभी फादर इन लॉ ने कहा कि वो सब तुमको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, अंदर जाकर अपना काम करो। पहली बार मेरे फादर इन लॉ ने इतना रूडली मुझसे बात की थी। मैं तो अपने कमरे में चले गई। 7:30-8 बजे के आसपास मेरे हस्बैंड जब घर पर आए, वो आदमी वहीं पर बैठे हुए उन्हीं का इंतज़ार कर रहा था। मेरे हस्बैंड को देखते हुए उसने कहा कि तुम्हें जो आदमी दिखता है वो एक आदमी नहीं है, वो एक आत्मा है और आत्मा तुमसे कुछ चाहती है।
पता नहीं उन्हें ऐसा क्या समझ में आया कि उन्होंने ये बात कही। मेरे हस्बैंड ये सुनकर एकदम चौंक गए और डर कर कहने लगे कि आत्मा। उसके बाद उन्हें बचपन का एक और इंसिडेंट याद आया कि जिस जगह पर वो लोग रहा करते थे उस जगह के पास में ही एक बड़ा सा जामुन का पेड़ था। उस पेड़ के पास अक्सर उन्हें रात होने के बाद कोई घूमता हुआ नजर आता और जब भी वो ये बात अपने दोस्तों से कहते तो उनके दोस्त उनका मजाक उड़ाते कि कुछ भी नहीं है, तो हम लोगों को डरा रहा है और क्या क्या बातें होती। ये बात उन्होंने कई बार अपने माता पिता को भी बताया था, लेकिन उन लोगों ने भी साफ इनकार कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। मेरे हस्बैंड ये इंसिडेंट बोलना उस आदमी को चालू ही किए थे कि उस आदमी ने कहा कि बचपन में जो जामुन के पेड़ के पास तुझे घूमते हुए नजर आता था ये वही है। समझ में नहीं आ रहा था कि उस आदमी को इतना सब कुछ पहले से कैसे पता था। फिर उस आदमी ने कहा कि आज मैं भी तुम्हारे साथ वहां पर चलूंगा और चलकर देखूंगा कि क्या बात है। मेरे हस्बैंड और वो आदमी वो दोनों ही रात में 10 साढ़े 10 बजे के आसपास दोबारा उसी जगह पर पहुंचे। जब वहां पर पहुंचे तो उन लोगों ने देखा कि वहां पर एक आदमी पहले से बैठा हुआ था जो मेरे हस्बैंड को रोज दिखता था। उस आदमी ने देखते साथ कहा कि हाँ, ये वही आत्मा है, मुझे समझ आ गया। वो आदमी उस आत्मा के पास गया और ठीक उसके बाजू में बैठ गया। फिर उससे पूछने लगा कि क्या बात है, तुम इसे क्यों दिखाई देते हो या इसे क्यों परेशान कर रहे हो। उस आत्मा ने उसके सामने जो एक कपड़ा रखा हुआ था बस उसे आगे किया और वो एकदम से कहीं हवा में घुल मिल गए, या यूँ कहिए कि हवा में ही कहीं गायब हो गया। ये देखकर मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा डर गए और डर के मारे पसीने में नहा गए कि कोई आदमी सामने से अचानक से कैसे गायब हो सकता है। वो कपड़ा लेकर उस आदमी ने कहा कि मैं कल बताऊंगा कि बात क्या है। अगले दिन सुबह में वो हमारे घर के पास था। वो कहने लगा कि ये आत्मा परेशान है और ये जानती है कि तुम आत्माओं को देख सकते हो, इस वजह से ये तुम्हें दिखाई दे रही है। बात कुछ ऐसी थी कि वो कपड़ा उसके बेटे का था जो कि एक दिन से अचानक से कहीं गायब हो गया, और वो ही आत्मा या वो आदमी जब उसे ढूंढने के लिए निकला तब एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। तब से ही वो अपने बच्चे को ढूंढ रहा था। उसका बच्चा उसके बाद उसे कहीं नहीं मिला। आप लोगों को एक बात जानकर और ये बहुत ज़्यादा आश्चर्य होगा कि जिस जगह पर बचपन में मेरे हस्बैंड लोग रहा करते थे उनकी पोस्टिंग वहीं पर हुई थी। शायद इसी वजह से दोबारा वही आत्मा उनको दिखाई दे रही थी। तभी ही मेरे हस्बैंड ने कहा कि मुझे क्या पता इसका बेटा कौन है और मैं कहाँ से उसे ढूंढ लाऊं। फिर उस आदमी ने याद दिलाया कि बचपन में तुम लोगों का एक दोस्त हुआ करता था पवन नाम का, ये बच्चा इसी आत्मा का है। तभी मेरे हस्बैंड ने कहा कि हाँ, वो कहीं गायब हो गया था या घूम गया था, जिसके बाद मिसिंग कंप्लेंट भी लिखवाई थी, लेकिन वो कहीं पर भी मिला नहीं, या यूँ कहिए कि कहीं पर भी दिखा नहीं। तो अब मैं इसकी क्या मदद कर सकता हूँ। उस आदमी ने कहा कि इसे ऐसा लगता है कि तुम ही उसे ढूंढ सकते हो या तुम आज भी उसके बेटे के कांटेक्ट में हो। मेरे हस्बैंड ने तो साफ मना कर दिया। उस आदमी ने कहा कि ठीक है, आज रात फिर हम दोनों उसके पास जाएंगे। उस रात वो दोनों ही उनके पास गए। मेरे हस्बैंड को उन्होंने कहा कि तुम गाड़ी लेकर आगे चले जाओ, क्योंकि अब जो मैं करूँगा शायद वो तुम देख ना पाओ, या देखो तो और ज़्यादा डर जाओ। वो आदमी ठीक उसी आत्मा के सामने जाकर बैठ गया। फिर उसने क्या बात की कुछ नहीं पता, और दोबारा से वो कहीं हवा में ही गायब हो गया। उस इंसिडेंट के बाद मेरे हस्बैंड को कभी भी वो आदमी कहीं दिखाई नहीं दिया। कई बार ऐसा लगता है कि आत्माओं का देखना कोई बहुत बड़ा संकट का अंदेशा है, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता है। कई बार आत्माएं भी हमसे मदद चाहती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की सभी कहानियाँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों, इनमें से जो भी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो उसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। चैनल पर नए हो तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।